हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम अपना सेशन शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप वोकैब में अच्छे हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, आर्टिकल, एडिटोरियल ये सब समझने में और आसानी मिलती है। और साथ ही साथ वोकैब के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। सो वोकैब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एडिटोरियल एनालिसिस। एंड इफ़ यू वांट टू चेक योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कि आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में कितने अच्छे हैं, तो एडिटोरियल के एंड में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर कमेंट करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज इनफिल्ट्रेटर। इनफिल्ट्रेटर, ठीक है, ये एक नाउन है। ठीक है, ये एक नाउन है। इनफिल्ट्रेटर का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना घुसपैठिया, है ना। सो वन हु एंटर्स सीक्रेटली, इलीगली या सीक्रेटली जो किसी देश में घुसता है, हम उसे इनफिल्ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, इंट्रूडर है, वो इन्वेडर है। ठीक है, इंट्रूडर और इन्वेडर कौन है? जो इलीगली या छुपके से आते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छे से इन्फॉर्म करके बता के आते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम इनवाइटी। रिमेंबर, इट्स डबल ई। सिंगल ई के साथ में ये एक वर्ब है, डबल ई के साथ में ये एक नाउन बन गया है। इनवाइट, इनवाइटी। इनवाइट मतलब आमंत्रण देना, इनवाइटी मतलब आमंत्रित लोग। ठीक है, गेस्ट, इनवाइटी, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। The law must distinguish a refugee from an infiltrator। कह रहे हैं कि कानून को रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर के बीच में फर्क रखना चाहिए। द नेक्स्ट वन, यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है? कोई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट और जजमेंट। ठीक है, कि एक तरह से कोई मापदंड जैसा हम कहते हैं, है ना, बेंचमार्क, कोई स्टैंडर्ड कि भाई इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम मेजर करेंगे कोई चीज़ या जज करेंगे कोई चीज़, है ना। गेस और आर्बिट्ररी, अगर आप किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, उसका एंटोनिम क्या होगा? अंदाज़ा लगाना, लगभग। एक एक्यूरेट हो गया, एक लगभग हो गया, है ना। सो गेस या फिर आर्बिट्ररी। डिफरेंट यार्ड स्टिक्स वर यूज्ड फॉर डिफरेंट रेफ्यूजी ग्रुप्स, है ना। तो अलग अलग रेफ्यूजी ग्रुप्स के लिए अलग अलग यार्ड स्टिक यानी कि मेजर करने का या जज करने का पैमाना रखा गया। ठीक, द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव। IVE एंडिंग वर्ड है तो हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सब कुछ मिला जुला के, है ना। कंप्लीट एंड ऑल इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, फुल, कंप्लीट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पार्शियल या फिर लिमिटेड। नाउ सेंटेंस, इंडिया लैक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी लॉ। इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी लॉ की कमी है। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव अगेन। आर्बिट्ररी का मतलब है कोई चीज जो एक सेट पैटर्न फॉलो ना करे, बेस्ड ऑन पर्सनल विम्स नॉट रीजन, है ना। सब अपनी अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कोई स्टैंडर्ड रीजन के हिसाब से कोई नहीं चल रहा है, लॉजिक के हिसाब से कोई नहीं चल रहा है, तो चीज़ें कैसी है? आर्बिट्ररी है। ठीक है, रैंडम और कैप्रीशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, अपने मनमर्जी के हिसाब से चलना। ठीक है, कैप्रीशियस। एंटोनिम क्या है? रैशनल या फिर लॉजिकल। आर्बिट्ररी पॉलिसीज कैन हार्म इनोसेंट रेफ्यूजीज। अब रेफ्यूजी वो है जो आश्रय लेने आए हैं, है ना, जो किसी न किसी या तो प्रॉब्लम से या खतरे से लड़कर आश्रय लेने आए हैं। और अगर हम कोई ढंग की पॉलिसी नहीं रखेंगे तो उससे जो इनोसेंट रेफ्यूजीज होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। सबस्यूम्ड का मतलब क्या है? सबस्यूम्ड मतलब इंक्लूड करना, अब्जॉर्ब कर लेना, अपने में ही मिला लेना। ठीक है, इंक्लूड और अब्जॉर्ब्ड इनटू समथिंग लार्जर, है ना। जैसे हम कहते हैं कि जो नदी है वो समंदर में जाके मिल जाती है, तो नदी समंदर में सबस्यूम हो जाती है। ठीक है, सो कोई बड़ी चीज में जाके मिल जाना, इंक्लूड हो जाना। ठीक है, इंक्लूड हो जाना, मर्ज हो जाना। एंटोनिम हो जाएगा अलग होना, सेपरेटेड। द न्यू लॉ सबस्यूम्ड ओल्डर इमिग्रेशन एक्ट्स। जो पुराने इमिग्रेशन एक्ट्स है उनको जो नया कानून बना है उसने सबस्यूम कर लिया है, मतलब अपने में ही मिला लिया है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? केयरफुल, बहुत ही
सोचा समझा, ठीक है, डिस्क्रीट, कॉशियस, सतर्कता पूर्वक सोचा समझा डिस्क्रीट होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेकलेस, लापरवाही भरा, इनडिस्क्रीट, डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ रेफ्यूजी, यानी कि बहुत ही सोच समझ के रेफ्यूजी को हैंडल करना। रेफ्यूजी इश्यूज इज इंपॉर्टेंट, रेफ्यूजी इश्यूज को बहुत ही सोच समझ के सतर्कता पूर्वक हैंडल करना जरूरी है। डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ रेफ्यूजी इश्यूज इज important. The next word, okay, so students we have our application on Google Play Store. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको इन डिटेल ग्रामर विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारी वोकैबलरी और साथ ही साथ कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, इन सेक्शंस के प्रैक्टिस के लिए अगर कोई बैच लेना है तो वो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। आप ये बैच खरीदेंगे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 200 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट मिलेगा, जहाँ पर आप हर एक सेक्शन के लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिस और थियोरी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्रामर नहीं सीखना है, आपको बस उतना ही ग्रामर सीखना है और उतना ही प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए बातचीत में, तो आपके लिए बैच है जूम एक्सप्रेस बैच, ठीक है। दोनों भी बैचेस में अगर आप 10% न्यू कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं अपने एडिटोरियल पर। रेफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स, मतलब घुसपैठियों में और जो आश्रय लेने लोग आए हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनमें क्या फ़र्क है और इन दोनों के बीच क्या कैसे हैंडलिंग होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ हम आज के सेशन में, या हमारा देश इसको कैसे हैंडल करने वाला है, ये आज के एडिटोरियल में हम देखेंगे, ठीक है। ऑन डिफरेंट यार्डस्टिक्स फॉर इंडियाज रेफ्यूजी कम्युनिटी, ठीक है। तो इंडिया का जो रेफ्यूजी कम्युनिटी है, तो सभी के लिए अलग अलग रेफ्यूजी कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट यार्डस्टिक्स है, डिफरेंट मापदंड है, डिफरेंट पैमाने हैं, ठीक है। इंडिया नीड्स अ रेफ्यूजी पॉलिसी, मतलब एक ढंग की रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है और भारत को ज़रूरत है एक ढंग की रेफ्यूजी पॉलिसी की। इंडिया नीड्स अ रेफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है। तो भारत में एक ऐसे रेफ्यूजी पॉलिसी की ज़रूरत है जिसमें भेदभाव ना किया जाए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ राइटली, देखो ये वर्ड से आपको समझ में आ जाता है कि जो ऑथर है ये पॉजिटिव है, ठीक है। जो भी एक्शन लिया गया है, जब हमें टोन समझना होता है तो ऐसे ही वर्ड्स से हमें टोन समझ में आता है ना। सो द ऑथर ऑफ द एडिटोरियल इज इन फेवर ऑफ द डिसीजन टेकन, है ना। सो द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ राइटली स्ट्रेस्ड, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने जोर दिया है, द नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रेफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। अमित शाह जी ने कहा है कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, घुसपैठिए हैं, या फिर जो रेफ्यूजीज है, इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। दो वैलिड, द प्रॉब्लम लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कह रहे हैं बात तो सही है लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसमें प्रॉब्लम है कि क्या पैरामीटर्स, किन पैमानों पे, बाय दोज इन पावर टू मेक अ डिस्टिंक्शन, किन पैमानों पे डिस्टिंक्शन बनाया जाए, ठीक है। इवन वेयर प्रॉपर पॉलिसी एंड अ लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, जहाँ पे प्रॉपर पॉलिसी है और लीगल फ्रेमवर्क भी है, वहाँ पर भी इश्यूज में अराइज, दिक्कत तो वहाँ भी आ सकती है, इश्यूज में अराइज। ऑल्सो एट प्ले इज द लेवल ऑफ ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कह रहे हैं इस चीज़ में ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बराबर मायने रखता है कि हम कैसे समझ रहे हैं, ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है चीज़ों की। इन इंडिया which is not a signatory to the 1951 UN Convention on the Status of Refugees, ठीक है। एक ये देखेंगे 1951 UN Convention on the Status of Refugees and the 1967 Protocol। तो इंडिया ने इन दोनों प्रोटोकॉल्स को साइन नहीं किया है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द 1951 यूएन कन्वेंशन एंड द 1967 प्रोटोकॉल। देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ, कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सबको इंक्लूड करता हुआ एक सिंगल लॉ नहीं है डिफाइनिंग हु अ रेफ्यूजी इज, लीविंग स्कोप फॉर आर्बिट्ररी एक्शन, ठीक है। अब क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है तो आखिर रेफ्यूजी है कौन, किसको रेफ्यूजी कहा जाए,
है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आर्बिट्ररी एक्शन होता है, रैंडमली किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में कौन है ना, ऑफिसर हैंडलिंग कौन है, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ही नहीं है हमारे पास, है ना। टिल द एंड ऑफ मार्च 2025, मार्च 2025 के एंड तक, अपार्ट फ्रॉम द सिटीजनशिप एक्ट 1955, अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 छोड़ दें तो, एंड द पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967, 3 लॉज, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 and the passport entry into India Act 1920 were applied to deal with foreign nationals. जो भी फॉरेन नेशनल्स है उनसे डील करने के लिए 3 लॉ लागू हो रहे थे, ठीक है। वो तीनों लॉ हमने डिस्कस कर लिया, इंक्लूडिंग रेफ्यूजी सीकर्स, मतलब जो आश्रय लेने आए हैं उनको भी इंक्लूड करते हुए फॉरेन नेशनल्स के ऊपर क्या लॉ लग रहा था, ये 3 लॉज लग रहे थे, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल। लेकिन कब तक, अभी मार्च 2025 तक। अप्रैल से द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट रिप्लेस्ड द 3 प्री इंडिपेंडेंस लॉज। आपने देखा ये सारे प्री इंडिपेंडेंस लॉज है ना, ये सारे जो अभी तक फॉरेन नेशनल्स के साथ में डील करने के लिए लॉ लग रहे थे, ये प्री इंडिपेंडेंस लॉज थे। ये कब तक लग रहा था, मार्च 2025 तक। अब अप्रैल से इन तीनों प्री इंडिपेंडेंस लॉज को रिप्लेस कर दिया किसने, द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, ठीक है, एंड सब्ज्यूम्ड द इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। अब जो इंडिपेंडेंस के बाद का एक एक्ट था, कौन सा, इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट, ठीक है, 2000 का था, इसको भी इस एक्ट ने सब्ज्यूम कर लिया, मतलब अपने में मिला लिया, ठीक है। वाइल दिस स्ट्रीमलाइंड द लीगल फ्रेमवर्क, इससे स्ट्रीमलाइन होना मतलब एक प्रॉपर फॉर्म पकड़ना, है ना, तो लीगल फ्रेमवर्क का एक प्रॉपर फॉर्म बना जरूर इससे। The absence of a refugee policy document has also led to different yardsticks for the refugee community in India. लेकिन जो refugee policy का absence है, इससे क्या हुआ है कि different yardsticks for the refugee community in India. इंडिया में जितनी भी refugee community है, अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग बर्ताव हो रहा है, ठीक है। While there was a rehabilitation policy in 2014, 2014 में एक rehabilitation policy था for about 63,000 Tibetan refugees. Tibetan refugees 63,000 इनके लिए there is no such document for the nearly 90,000 श्रीलंकन तमिल्स। हमने अभी अभी कहा ना कि अलग अलग रेफ्यूजीज के साथ में अलग अलग बर्ताव हो रहा है, तो देखिए उसका एक एग्जाम्पल भी है। While there was a rehabilitation policy, rehabilitation मतलब पुनर्स्थापित करने का, है ना, उनको जो भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करके स्टेबल करने का जो पॉलिसी होता है। तो 2014 में जो 63,000 टिबेटन रिफ्यूजीज थे, इनके लिए तो रिहेबिलिटेशन स्कीम था, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल्स थे 90,000, इनके लिए कुछ नहीं, ठीक है। तो यही डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंट यार्डस्टिक्स फॉर हैंडलिंग द रिफ्यूजी कम्युनिटी की बात हो रही है। एट द एंड ऑफ जून 2023, the population of refugees or persons of concern in India was over 2.11 lakh। कह रहे हैं कि जून 2023 के एंड में अगर आप देखेंगे तो तब तक जो पॉपुलेशन ऑफ रेफ्यूजीज या पर्सन्स ऑफ कंसर्न इंडिया में थे, इनका पॉपुलेशन कितना हो गया था, 2.11 लाख। ऑल्सो काउंटिंग दोज फ्रॉम म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, यहाँ सब के रेफ्यूजीज को काउंट करके इतना पॉपुलेशन हो गया था। Any undocumented or overstaying refugee is regarded, कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड मतलब जिसका कोई कागज नहीं बना हुआ है कि ये रेफ्यूजी है, तो उसको हम कहेंगे अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजी। अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजी है या कोई रेफ्यूजी ओवरस्टे कर रहा है, ओवरस्टे किस केस में होता है, मान लीजिए कि नेपाल में भूकंप आया है, तो भूकंप से भागे हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, रह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं चलो ठीक है, तुम्हारा भूकंप है, फ्लड है, कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट है ना, तो लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। हमने उनको बोला ठीक है यार, महीने 2 महीने 4 महीने साल भर तुम रह लो, जब वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तुम वापस चले जाना। अब सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद भी वो साल भर भी नहीं जा रहे हैं, तो वो ओवरस्टेइंग रेफ्यूजीज हो गए, है ना। सो फॉर और ओवरस्टेइंग रेफ्यूजी इज रिगार्डेड, ऐसे लोगों को या तो अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड है या फिर ओवरस्टेइंग रेफ्यूजी है,
तो उनको रिगार्ड किया जाएगा, रिगार्डेड एज इलीगल माइग्रेंट, उनको इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा सिटीजनशिप एक्ट के तहत। ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन इनफिल्ट्रेटर, उसको घुसपैठिया भी बोला जा सकता है। 10 जेन्युइन एंड हार्मलेस रेफ्यूजीज रिस्क फेसिंग हैरेसमेंट। अब देखिए, अगर उनको हम इलीगल माइग्रेंट बोल रहे हैं, मतलब ये भी ठीक है, उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर उनको घुसपैठिया करार दे दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना खतरा है, जबकि वो हार्मलेस हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस वो टाइम से ज़्यादा रह रहे हैं यहाँ पे, है ना, या फिर उनका पेपर नहीं बना है। लेकिन अगर उनका पेपर नहीं बना है या वो टाइम से ज़्यादा रह रहे हैं तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत उनको घुसपैठिया भी करार दिया जा सकता है, जिससे कि उनको अननेसेसरी हैरेसमेंट फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, और वो हार्मलेस है। देखो, घुसपैठिए वो है जो नुकसान पहुंचाने के मंशा से देश में घुसे हैं, ठीक है, तो उनको तो बहुत ही कड़े तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। लेकिन वही घुसपैठिए इनको कह दिया जाए तो इनको, ये हार्मलेस है, इनोसेंट है, लेकिन उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ सकता है। Even though the Citizenship Amendment Act 2019 was aimed at providing citizenship to 6 religious minorities belonging to Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, है ना, तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, हम सिटीजनशिप दे देंगे, हम नागरिकता दे देंगे, किसको? 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज को। कहाँ के हैं वो? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। इट ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, लेकिन इसकी बहुत कड़ी आलोचना हुई, शार्प क्रिटिसिज्म, कड़ी आलोचना, एज इट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन। का इसकी कड़ी आलोचना किस बात पे हुई कि भाई तुम रिलीजन के आधार पे क्यों इनको जो भी ट्रीटमेंट है वो दे रहे हैं। एंड लेफ्ट आउट सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स एंड ऑल्सो श्रीलंकन तमिल्स। अब इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स अलग रह गए थे, है ना, हमने बोला ना कि 6 माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को हम दे रहे हैं, तो कुछ मुस्लिम्स रह गए थे, फिर कुछ श्रीलंकन तमिल्स रह गए थे, है ना, एंड द रोहिंग्या, ये सबको कोई बेनिफिट नहीं मिला। बोथ माइनॉरिटीज इन देयर कंट्रीज, जबकि ये भी अपने अपने देश में माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। बट इन अ नोटिफिकेशन लास्ट मंथ, पिछले महीने एक नोटिफिकेशन आया, अनडॉक्यूमेंटेड और ओवरस्टेइंग तमिल रेफ्यूजीज, अनडॉक्यूमेंटेड या ओवरस्टेइंग तमिल रेफ्यूजीज जो है, who have registered themselves with the authorities, जिन्होंने अपने आप को अथॉरिटीज से रजिस्टर करवा लिया, were granted exemption from penal provisions of the Immigration and Foreigners Act। जो Immigration and Foreigners Act का penal provisions है, मतलब जहाँ पे उन पे फाइन या पेनाल्टी लगाई जा रही है, उससे उनको exemption दे दिया गया, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। Provided they took shelter in India on or before January 9, 2015, या तो 9 जनवरी 2015 या उससे पहले जिन्होंने शेल्टर लिया था, ठीक है, उनको। Other groups too have been covered, और भी ग्रुप्स को कवर किया गया है। Still there is no change when it comes to the recent trend of religion-based exclusions। जो रिलीजन पर आधारित एक्सक्लूजन यानी कि छोड़ देना, हटा देना, है ना, वो जो रिसेंट ट्रेंड है उस पर अभी कोई बदलाव नहीं है। देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, विद द अप्रोच ऑफ डिस्क्रीट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। डिस्क्रीट मतलब कॉशियस, सोचा समझा, सोच समझ के एक्सक्यूज मी बच्चों, अभी बस 2 दिन से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। सो यस, देयर इज़ नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है विद द अप्रोच ऑफ डिस्क्रीट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, ठीक है। डिस्क्रीट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का मतलब क्या है कि भाई हम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ तो दे रहे हैं, हम लोगों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन हम सोच समझ के मदद करेंगे, हम अलर्ट रह के मदद करेंगे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हमें लगता है कि किसी से हमें खतरा हो सकता है, चाहे देश के लेवल पे आप बात करो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे बात करो, आप किसी की मदद करेंगे तो सोच समझ के, कॉशियस और अलर्ट होकर ही मदद करेंगे, राइट। सो इसमें कुछ गलत नहीं है। देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद द अप्रोच ऑफ डिस्क्रीट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ टू रेफ्यूजीज इन जनरल। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो कुछ गलत नहीं है,
बट दिस हैज़ टू बी बैक्ड बाय कंसिस्टेंट, रैशनल एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। कह रहे हैं कि करें ऐसा, इसमें करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट और रैशनल और फेयर ट्रीटमेंट, मतलब किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी, सबके साथ में, मतलब एक रैशनल, फेयर और कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल। आप इसको असेस करेंगे, आप मुझे आंसर बताएंगे। क्विकली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल? सेलिब्रेटरी है, या फिर क्रिटिकल है, या डिस्क्रिप्टिव है, या सरकास्टिक है? यस, देखिए बहुत सिंपल है। हमने ज़रूर कहा है कि हाँ ठीक है, जो कदम उठाया है सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द एडिटोरियल में, आप देखेंगे, देखिए हमने बोला है कि उन्होंने सही किया है, अमित शाह इज राइटली स्ट्रेस्ड, उन्होंने नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रेफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। लेकिन आप मुझे बताइए कि पैसेज सिर्फ अमित शाह ने जो कहा है उसके ऊपर है, या रेफ्यूजीज और इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर है? फर्स्ट लाइन हमने बोला है कि अमित शाह ने जो किया वो सही है, ठीक है, लेकिन पूरे पैसेज में रेफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर्स लॉज जो है उसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि भाई रेफ्यूजीज़ को हमें अलग अलग पैमाने पे हमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रखना चाहिए, है ना। ये देखो, दो वैलिड द प्रॉब्लम लाइज, मतलब हम कह रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम है इन द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इवन वेयर प्रॉपर पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट। हम कह रहे हैं कि जहाँ प्रॉपर पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क है वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इंडिया जो सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ डिफाइनिंग हु अ रेफ्यूजी इज, है ना। तो हम हर जगह क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वहाँ पे सिग्नेटरी तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई सिंगल लॉ नहीं है, ठीक है। टिल द एंड ऑफ मार्च, अपार्ट फ्रॉम सिटीजनशिप, ये वर अप्लाइड टू डील विद फॉरेनर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम अप्रैल, ये हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में वाइल दिस स्ट्रीमलाइन द लीगल फ्रेमवर्क, हम बोल रहे हैं कि इससे लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रीमलाइन तो हुआ है, लेकिन एब्सेंस ऑफ रेफ्यूजी पॉलिसी हैज ऑल्सो लेड टू डिफरेंट यार्ड स्टिक्स, ठीक है। तो हमारा टोन कैसा है यहाँ पे? क्रिटिकल है। हम हर जगह बता रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ये कमी है, यहाँ पे ये होना चाहिए। सो हमारा टोन कैसा होगा? आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट। बच्चे मुझे बताएंगे कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ है, ठीक है। सो द आंसर इज क्रिटिकल। टोन कैसा है आर्टिकल का? क्रिटिकल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज द मेजर इशू इन इंडियाज ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजीज? इंडिया में जो रेफ्यूजीज का ट्रीटमेंट है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रेफ्यूजीज आर बीइंग गिवन टू मेनी राइट्स, रेफ्यूजीज को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो लीगल एक्शन अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स, इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ लीगल एक्शन ही नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लैक ऑफ अ कंसिस्टेंट रेफ्यूजी पॉलिसी लीड्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है तो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, किसी को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, किसी के खिलाफ कुछ गलत होता है ना। तो ये है। इंडिया फॉलोज आउटडेटेड इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉज? नो, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट चेंज अकर्ड इन अप्रैल 2025 रिगार्डिंग इमिग्रेशन लॉज? इमिग्रेशन लॉज को लेके अप्रैल 2025 में क्या बदलाव लाया गया? सिटीजनशिप एक्ट को ही हटा दिया, फॉरेनर्स एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विथ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज वॉज साइंड? नहीं,
तमिल रेफ्यूजीज वर ग्रांटेड सिटीजनशिप, नहीं। द फॉरेनर्स एक्ट जो था उसको रिप्लेस किया गया नया इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के साथ में, ठीक है। डिस्क्रीट शब्द का मतलब क्या है? अब आज के सेशन के बाद में आपको ये शब्द तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में वो कैब डिस्कस करते वक्त किया, फिर एडिटोरियल में एक बार किया, फिर उसके बाद में फिर से हम क्वेश्चंस डिस्कस करते वक्त कर रहे हैं। तो ये वर्ड तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? सभी बच्चे कमेंट करके भी मुझे बताएंगे, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब वेरी केयरफुल, केयरफुल एंड टैक्टफुल, सोच समझ के, ठीक है। इसमें से एंटोनिम कौन सा है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एक ऑप्शन तो निकल गया जो सिनोनिम है, इसका एंटोनिम क्या है? डिस्क्रीट का एंटोनिम यहीं पर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन एंटोनिम है कमेंट करके आप बताएंगे मुझे। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है बच्चों। ही कैन ऑल्सो बीन कॉल्ड, तो ही कैन ऑल्सो, कैन के बाद में मोडल के बाद में V3 फॉर्म नहीं आता है, V1 फॉर्म आता है। ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन इन्फिल्ट्रेटर। देर इज नो चेंज व्हेन इट कम्स टू, इट कम्स टू, यहाँ पे इट के साथ में जब वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, इट सिंगुलर है ना। देर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विथ द अप्रोच। द सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2019, एक एक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, वॉज क्रिटिसाइज्ड, वॉज क्रिटिसाइज्ड। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन सी। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी। चलो फटाफट से मुझे अपना स्कोर बताएंगे सभी, जल्दी से तुरंत अपना स्कोर बताएंगे सभी बच्चे। 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पाए हैं, और आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन। कौन सा वर्ड आपको सीखने को मिला, अच्छे से समझ आया, और अब आप उसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।